चलिए ठीक है, तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। साइंस का डिस्कशन है, ठीक है। कितना नंबर से सवाल है? 37। देखिए पहला सवाल जो है, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कायांतरण। क्या कहलाती है? कायांतरण। ये पहले भी सवाल आ चुका है, देखिए रिपीट किया कि एकदम सेम वही क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है। तो इसका सही 37, क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, कायांतरण। हाँ, शरीर वृद्धि हो रहा है ना, काया में अंतर आ रहा है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला 38 देखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण होता है तो कहाँ होता है? राइबोसोम में। कहाँ होता है? राइबोसोम। बहुत बढ़िया, राइबोसोम में होता है। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं ना, ठीक है। आगे 39 देखिए, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया किचन नहीं, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना। इसको शक्ति गृह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति गृह, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे 39 देखते हैं। 39 का देखिए क्या रहा है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है। तो बताइए हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? देखिए हम इसके लिए आपको फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। देखिए एक है H, ध्यान दीजिएगा, HMT और एक है HHL, हड्डी मांस टेंडन और हड्डी हड्डी लिगामेंट। H से हड्डी और M से मांस, ठीक है। तो हड्डी मांस टेंडन और हड्डी हड्डी लिगामेंट, याद रहेगा फॉर्मूला। हड्डी को लिगामेंट जोड़ता है। हाँ, हड्डी और मांस को जोड़ने वाला टेंडन, और टेंडन को बोलते हैं क्या? कंडरा। हिंदी में बोलते हैं कंडरा, ठीक है। तो हड्डी हड्डी, जब हड्डी और हड्डी रहेगा तो लिगामेंट, और हड्डी मांस रहेगा तो टेंडन। याद रखिएगा, ये कभी आपसे गलती नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, कंडरा। उसको बगल में टेंडन लिख लीजिएगा, ठीक है। 40 का देखिएगा, मानव पित्त यानी बाइल जूस, जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, बेसिक होती है, ठीक है। इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से ज्यादा होता है, लगभग 7.5 के आसपास होता है, ठीक है। आगे अच्छा, बाइल जूस कहाँ बनता है? बाइल जूस लीवर में बनता है और गोल ब्लैडर में जमा होता है, ठीक है। पित्ताशय में जमा होता है और कहाँ बनता है? यकृत में, लीवर में बनता है, ठीक है। चलिए आगे, अच्छा पित्त रस जो है ये वसा के पाचन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। ये फैट का ना क्या करता है? पाचन करता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे 41, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी? विलियम हार्वे ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, विलियम हार्वे, ठीक है। तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र, इसको बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त परिवहन, ठीक है। तो किसने खोजा था? विलियम हार्वे ने। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, विलियम हार्वे। आगे अच्छा, हाइनीमैन को किस नाम से जानते हैं? होम्योपैथी के जनक, है ना। होम्योपैथी के जनक के रूप में हाइनीमैन को जानते हैं। आप देखते हो किसी भी होम्योपैथी की दुकान में जाते होंगे तो आप हाइनीमैन का जरूर उनके यहाँ तस्वीर होगा, पक्का, ठीक है। किसी भी आप होम्योपैथिक दुकान में जाइएगा तो उनका वहां उनके पास होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 देखिए, मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुछ हड्डियां होती है, ठीक है। तो कितनी हड्डियां होती है? 22। देखो सिंपल सर, इसका कभी कभी आप लोग बहुत बार इसमें कंफ्यूज होते हैं, आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका सवाल कैसे बनेगा? पहला चीज आपसे पूछेगा, सिर में हड्डी की संख्या यानी हेड में हड्डी की संख्या 29, कितना होगा? 29। अगला कपाल में, क्रेनियम में, कपाल में हड्डी की संख्या 8, कितना? 8। और स्कल में, खोपड़ी में हड्डी की संख्या, खोपड़ी में हड्डी की संख्या 22, कितना? 22। 8 क्या है सर? ये 8 जो होगा क्रेनियम में, 8 जो होगा क्रेनियम में है, ठीक है, कपाल में। और स्कल में पूछेगा तो 22, और सिर में पूछेगा, हेड में तो 29, ठीक है। अब देखो ये कैसे 29 बनता है, इसको जरा देख लें। देखिए फेस में हमारा 14 होता है, फेस में हड्डियों की संख्या 14, और फिर कान में हमारा हड्डियों की संख्या कितना? 6, 14 6 20, और उसके बाद खोपड़ी, क्रेनियम वाला, सॉरी कपाल वाला लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 8। तो 14 6 20 और 8 28, बोलिएगा 28 हुआ। तो एक हड्डी, जब पूरा सिर का बात करते हैं तो एक हॉइड लेते हैं, गला के पास जो होता है उसको बोलते हैं हॉइड की हड्डी, और ये हो गया 28 और 29, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? 22 नंबर, सॉरी 22 होगा 42 का ए नंबर,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन है? तो एड्रेनलिन है ना, कौन सा? एड्रेनलिन, ठीक है, क्लियर, ये अधिवृक्क में बनता है, ठीक है। आगे किडनी के ऊपर एक होता है ना, एक क्या होता है, हार्मोन उससे निकलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कौन सा? एड्रेनलिन, ठीक, हार्मोन, ठीक है। आगे अधिवृक्क ग्रंथि होता है, ठीक है। 44 देखते हैं। अच्छा, थायरोक्सिन कहाँ से निकलता है बताइए? थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन कहाँ से निकलेगा? थायराइड। और इसमें किसकी मात्रा होती है? आयोडीन की मात्रा होती है ना, इसमें आयोडीन मिला होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेंगा रोग, है ना, इसे ग्वाइटर रोग भी बोलते हैं, ठीक है। घेंगा को क्या बोलते हैं? ग्वाइटर रोग, ठीक है। चलिए 44 देखते हैं। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? किन तीन रोगों से बचाएगा? तो याद रखिए, काली खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया, इसको बोलते हैं डीपीटी। डीपीटी क्या बताएगा? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, है ना, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। हाँ, काली खांसी, पर्ट्यूसिस को बोलते हैं काली खांसी, ठीक है। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, ठीक है। तो ये 3 रोग से बचाता है, इसको बोलते हैं ट्रिपल, है ना, वैक्सीन, ठीक है। तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 45 देखिए, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, कौन सा हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है मिथाइल आइसोसाइनेट और दूसरा होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड नहीं, साइनेट, है ना। अब देखो, याद कीजिए, साइनेट, नेट आ रहा है ना, नेट और नाइट लगभग बराबर है, ठीक है। मतलब यहाँ क्या हुआ? नाइट हो गया, मतलब कहने का मतलब बहुत के घर में क्या हो गया? अंधेरा छा गया। तो अंधेरा कब छाएगा? रात में। तो इसलिए कभी कंफ्यूजन हो जाए कि सर मिथाइल आइसोसाइनाइड करें या मिथाइल आइसोसाइनेट करें, तो नेट, नाइट वाला में नेट आता है, नॉट आता है ना, नेट। तो याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CH3NCO। मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला लिख लीजिए बगल में, CH3NCO, CH3NCO, ठीक है। आगे नहीं, अब क्या होगा? मिथाइल आइसोसाइनेट, CH3NCO हो गया। चलिए, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, कब हुआ था? ठीक है, 1984, बहुत बढ़िया। आगे भोपाल में ना। हाँ, भोपाल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब कितना नंबर सवाल है? 45। हाँ, 45, ठीक है। 45 नंबर, 45 था ना। अब देखते हैं 46 को, ठीक है, 46 को। इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? मौलिक इकाई तो साथी है ना। अब देखो क्या नहीं होगा? डी नंबर, जो क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर में 3 को मीटर आ जाएगा, मीटर क्यू हो जाएगा, तो ये मौलिक इकाई तो है ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। मीटर भी होगा, किलोग्राम भी होगा, केल्विन भी होगा। केल्विन किसका मात्रक है? टेम्परेचर का, ताप का, ठीक है। केल्विन किसका है? ताप का, ठीक है। आगे 47 देखिए, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सा होगा? वेग। इसमें कौन सा है? वेग, ठीक है। हाँ, वेक्टर, वेक्टर। सदिश राशि क्या है? वेक्टर, ठीक है। वेक्टर और स्केलर, स्केलर को बोलते हैं अदिश और वेक्टर को क्या बोलते? और वेक्टर क्या होता है? सदिश, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? वेग। और इस द्रव्यमान क्या होगा? अदिश। समय क्या होगा? अदिश। लंबाई क्या होगा? अदिश। जिसमें दिशा नहीं है, परिमाण है, मगर दिशा, जिसमें दिशा नहीं है और परिमाण है, तो अदिश। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों है, वो क्या हो जाएगा? सदिश, ठीक है। चलिए आगे। हालांकि यह अधूरा डिफिनेशन है सदिश का, इसको त्रिभुज के योग नियम का पालन भी करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? जिसका सही आंसर क्या होगा? रेलगाड़ी। देखिए, इनर्शिया जो होता है ना, जड़त्व जो होता है, वो द्रव्यमान का समानुपाती होता है। जो जितना जिसका द्रव्यमान होगा उसमें उतना इनर्शिया होगा, उसमें जड़त्व का गुण होगा, ठीक है। इसलिए देखिए, सबसे भारी इसमें कौन सा लग रहा है? तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है? रेलगाड़ी का। तो सबसे ज्यादा इनर्शिया किसका? रेलगाड़ी का। तो लिख लीजिएगा, फॉर्मूला है ना, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। M बोले तो मास, ठीक है, मास। द्रव्यमान का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, ठीक है। हाँ, IM, I के साथ हमेशा M लगता है, ठीक है। आगे हाँ, चलो 46 देखते हैं, 49 कह रहा है, यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है, तो
कार्य निकालें। सिंपल फॉर्मूला यदि आपको वर्क का याद है तो W बराबर Fs, W बराबर Fs। F into तो बल का यहाँ कितना दिया हुआ है 60 न्यूटन, और बल और ये विस्थापन कितना है 10, तो 60 गुना 10 600, और न्यूटन मीटर को जूल बोलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 600 जूल। ठीक है। हाँ 50 नंबर देखिए, यातायात सिग्नल में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और इसमें क्या नहीं होगा, विचलन बहुत कम होता है, इसमें सबसे कम डेविएशन होता है। इसी कारण लाल रंग का प्रयोग हम क्या करते हैं, यातायात के है ना लिए करते हैं ना, यातायात में किया जाता है। ठीक है, यातायात के सिग्नल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर 50 का क्या होगा, सी नंबर। 51, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है, बताइए। 212 फ़ारेनहाइट, 212, और इसका सबसे निम्न बिंदु कितना होगा, सबसे निम्न बिंदु 310 तो बराबर होता है 32 डिग्री है ना, 32 फ़ारेनहाइट कितना होगा, 32 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। चलो, जिस पर क्या होता है, जमना शुरू हो जाएगा, है ना, जमना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आगे जैसे बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जमना शुरू हो जाता है कि नहीं। ठीक है। चलिए आगे, यदि फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। चलिए अगला चलते हैं 52, विभिन्न रंगों के समूह को क्या बोलते हैं, वर्ण पट्टी। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है। चलिए अब देखो, प्रकीर्णन की घटना, प्रकीर्णन की घटना क्या होता है, जब प्रकाश किसी कण पर पड़ के और चारों क्या होता है ना, बिखर जाता है, तो प्रकीर्णन की घटना है। परावर्तन क्या है, जब किसी माध्यम में चलकर दूसरे माध्यम से टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट जाता है तो क्या बोलते हैं, परावर्तन। ठीक है। पर है ना, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, परिक्षेपण एक ही चीज है। वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण क्या है, जब वो क्या होता है, किसी प्रिज्म से गुजरता है तो क्या होता है, 7 रंगों में, यानी श्वेत प्रकाश क्या होगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। इस घटना को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। रंग का ना 7 है ना, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होगा, उसका परिमाण भी बदलता है और दिशा भी बदलता है। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका परिमाण भी बदलेगा और दिशा भी। डीसी का परिमाण है ना, परिमाण क्या होगा, बदलेगा, लेकिन क्या होगा, दिशा बदलेगा नहीं, सीधे गमन करता है। ठीक है। चलो आगे, इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर। धारा की दिशा और परिमाण दोनों बदलता है। ठीक है। आगे 54, पल्सर होते हैं, पल्सर तेजी से घूमने वाला कार है। हाँ, कि पल्सर बाइक होते हैं। हाँ, पल्सर क्या होता है, हाँ पल्सर भी होता है, लेकिन यहाँ आपका क्या सही आंसर है, घूमता हुआ है ना, तेजी से घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा। ठीक है। आगे इसके बाद, हाँ ये स्टार है, तो 54 का सी। 55 देखिएगा, कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है, तो ये टेलीविजन में यूज होता है ना, चलचित्रों को है ना, जो चित्र होता है ना, उसको उकेरने के लिए क्या होता है, इसका ट्यूब, कैथोड ट्यूब का प्रयोग किया जाता है उसमें। ये वैक्यूम ट्यूब होता है। ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर। ठीक है, वो देखो ना क्या लिखा, जनित क्या है। ठीक है, तो पूरा सवाल थोड़ा अपने आप उत्तर आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 56, परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया, तो बोर, है ना, कौन सा, बोर। ठीक है। चलिए हाँ बोहर, इसका सही आंसर होगा डी नंबर। तो सही आंसर डी। हाँ बोहर है, बोर। देखो क्या होता है ना, मिसप्रिंट, हिंदी में क्या होता है, मिसप्रिंट वगैरह तो हुआ है, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं, बोर है। ठीक है, बोर ही होगा। ठीक है। चलिए अब देखो, अच्छा जे थॉमसन ने किसका खोज किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज करता कौन है, जे थॉमसन। बगल में लिखिए, जे थॉमसन के बगल में लिखिएगा इलेक्ट्रॉन का खोज करता। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, जे थॉमसन ने। ठीक है। अच्छा, जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया, न्यूट्रॉन का। और प्रोटॉन की खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने। और नामकरण किसने किया, रदरफोर्ड ने। गोल्डस्टीन ने है ना प्रोटॉन की खोज किया कि धनावेशित कण है, और इसका नामकरण प्रोटॉन के रूप में किसने किया था, रदरफोर्ड ने। ठीक है। चलिए अच्छा, सबसे पहले खोजा गया कौन था, धनावेशित की ऋणावेशित, धनावेशित, है ना। आपको फॉर्मूला बताए थे कि कैसे आप याद कीजिएगा, आपको याद करवाए थे पेन। ठीक है, इसको हम आप याद करवाए थे क्या, पेन। ठीक है, पेन आपको याद करवाने बोले थे कि याद कीजिएगा पेन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। यदि आपको सजाने के लिए दे कि सबसे पहले खोज किसका हुआ, तो पेन का खोज हुआ था।
स्पेस में क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। याद रहेगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। यानी सबसे पहले खोज किसकी हुई? प्रोटॉन की, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद न्यूट्रॉन की। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रोंटगन जो दिया हुआ है, रोंटगन किसका खोज किया था? एक्सरे। एक्सरे का खोज करता कौन है? रोंटगन। ठीक है, तो बगल में लिख लीजिएगा रोंटगन। ठीक है, रोंटगन के बगल में लिखिएगा क्या? एक्सरे। हाँ, एक्सरे। ठीक है, तो 56 हो गया। अब 57 देखो, 57 देखो, डायरेक्ट आवर्त सारणी से सवाल है कि नहीं है? डायरेक्ट आवर्त सारणी से सवाल है ना, पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, अब इसका सही आंसर क्या होगा? 1 नंबर लिथियम। लिथियम से है ना किसका आकार बड़ा होगा? सोडियम का आकार बड़ा होगा। और सोडियम से बड़ा आकार किसका होगा? पोटेशियम का। याद करो, हम आपको पहला जो आवर्त सारणी का जो पहला था उसको याद करे थे, है ना? याद करवाए थे ना, ह ली न कर रब से फरियाद, है ना? रब से फरियाद, फ्रांसियम। ह ली न कर रब से फरियाद, है ना? तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना? ये क्या हो गया? सेलेनियम, और क्या हो गया? फ्रांसियम। ठीक है, तो इसका हो गया, है ना? सीजियम होगा, सॉरी सीजियम, और इसका फ्रांसियम। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो क्रम में बढ़ते आएगा, तो इधर इसको अपोजिट से है ना, जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे आएंगे, वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ता जाएगा। ठीक है, परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो इसका सही आंसर क्या होगा? 57 का 1। ठीक है, 58 देखो, सभी अम्लों का साझा तत्व है हाइड्रोजन। हाँ, अम्ल में हाइड्रोजन अवश्य होगा, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। बिना हाइड्रोजन का अम्ल का हम कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, चलो 59 देखते हैं। सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। तो देखो, सोना जो होता है ना, सोना सबसे कम रिएक्टिव है ना? तो लेस रिएक्टिव होने के कारण ये जो होगा, इसका प्रतिक्रिया कुछ नहीं होगा, कोई तरह का प्रतिक्रिया नहीं देगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? शून्य क्रम। कोई तरह का ये प्रतिक्रिया नहीं दिखाएगा, इसलिए इसका क्या है? शून्य क्रम। ठीक है, इसका बी आंसर होगा। 60 नंबर देखो, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण करने पर क्या होता है? उष्माक्षेपी या उष्माशोषित। उष्माक्षेपी उष्माशोषी होता क्या होता है? उष्माक्षेपी का मतलब क्या है? उष्मा देना, निकालना, और उष्माशोषी का मतलब उष्मा ग्रहण करना। तो इसका क्या होगा? उष्माक्षेपी, उष्मा देता है, यानी उष्मा कहीं तो एक तरह से ऊर्जा, उष्मा डायरेक्ट तो नहीं देगा लेकिन ऊर्जा तो दे रहा है ना। और ऊर्जा किसका रूप है? उष्मा का। और उष्मा किसका रूप है? ऊर्जा का। तो तुमने दूसरे का है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, ए नंबर। डायरेक्टली ये उष्मा नहीं देता लेकिन ऊर्जा तो देता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, अब देखो 61 नंबर, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या होता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखो, हाँ, केमिकल चेंजेस में क्या क्या होता है? नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होगा, दूध से दही बन रहा, नया प्रकार है, दूध और दही में अंतर है। आगे, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, यानी ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी होता है, ऊर्जा। ठीक है, तो निकाय का मतलब बॉडी, है ना? सिस्टम में क्या होता है? पूरा क्या होता है? ऊर्जा में परिवर्तन होगा उसका। आगे, पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन। अब दूध से दही तो एकदम अलग है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सही बात है। अब उपयुक्त सभी, सिंपल सा देखो ना, ऑप्शन में यदि 2 को सही होना तो आप, यदि ऑप्शन आपके पास उपयुक्त सभी हो तो आप ना टिक कर दो कि एकदम पूरा सही है। ठीक है, आपको मोर देन 1 सही हो गया, आपका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। या ऑप्शन में देगा कि ए और बी, तो ए बी करना है। इस तरह के कुछ है ना, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर। आगे 62 नंबर देखिए, मिश्र धातु में खाली स्थान के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिसंस प्रक्रिया कहलाती है। इसका ये होगा चांदी। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, चांदी। देखो, एक वैज्ञानिक था पैटिसंस, उसने क्या किया था? चांदी निष्कर्षण की विधि खोजा था। उसी के नाम पर इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पैटिसंस विधि। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? चांदी। ठीक है, आगे 62 का डी नंबर। आगे 63 देखते हैं, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम। इसका ऑप्शन के अनुसार क्या सही आंसर है? यूरेनियम। ऐसे तो थोरियम भी हो जाएगा। ठीक है, यूरेनियम भी होगा, थोरियम, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या है? यूरेनियम। इस ऑप्शन में यूरेनियम, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? यूरेनियम। अच्छा, यूरेनियम का इसका नाम बताइए। पिच ब्लेंड, यूरेनाइट। 2 को लिखिएगा, यूरेनाइट और पिच ब्लेंड। यूरेनाइट और पिच ब्लेंड क्या है? ये अयस्क है, और किसका? यूरेनियम का अयस्क है। पिच ब्लेंड और यूरेनाइट, पिच ब्लेंड और यूरेनाइट। ठीक है, पिच ब्लेंड बगल में कॉमा देके यूरेनाइट लिख लीजिए, और क्या है? यूरेनियम का अयस्क है।
ठीक है। यदि मान लीजिए अभी आप नहीं लिख पाते तो कोई बात नहीं, वीडियो आपके पास रहेगा, आप बाद में है ना इसको देख सकते हैं आराम से, कोई तरह का दिक्कत नहीं। अभी छूटता है तो कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है। वीडियो इसीलिए बन रहा है कि आप उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे ठीक है, अब देखिए 63 हो गया, 64 चलते हैं। अच्छा बॉक्साइट किसका है इसका बताइए। और आपको बताए थे अल्युमिनियम का जो एस है उसको याद करने का हम आपको एक ट्रिक बताए थे, क्या था? कोडबा। काबा कोरंडम, डा से डायस्पोर और बा से बॉक्साइट, तो कोडबा काबा कोडबा, ठीक है। आगे अब देखो 64, मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो ल्यूकेमिया रक्त कैंसर को बोलते हैं, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया बोलते हैं। और ये कौन से रक्त को प्रभावित करता है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये श्वेत जो है ना, सब श्वेत रक्त कणिका जो होती है उसको क्या करता है? प्रभावित करता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है आवश्यकता से, हाँ उसकी बढ़ जाती है संख्या। इसी कारण क्या होता है? ये ब्लड कैंसर का एक रूप है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर। 65, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक जो विमान होता है वो ओजोन मंडल को, देखो इसमें से किसी भी मंडल को प्रभावित कर होगा ना, तो सिंपल सा ओजोन मंडल को किसी भी चीज से प्रभावित हो जाता है तुरंत ओजोन मंडल, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3, ठीक है। आगे ऐसा देखिए सब मंडल आपको दिया, वायुमंडल का सभी प्रकार दिया हुआ है, क्षोभ मंडल, उसके बाद होता है समताप मंडल, उसके बाद क्या होगा? ओजोन, उसी में क्या होगा? आयन मंडल, उसके बाद क्या होगा? है ना, सॉरी मध्य मंडल, आयन मंडल और क्या होगा? वायुमंडल, ठीक है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और फिर आयन मंडल और फिर उसके बाद वायुमंडल, ठीक है। ये सब वायुमंडल का प्रकार है, ठीक है। टाइप है ना, नीचे से ऊपर तक लेयर जाते हैं, उसको बांटा गया है, ठीक है। 66, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण में होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा घटती है। आपको याद करो लिंडमान का ऊर्जा का नियम बताए थे कि हर में क्या होगा? 10% ही ऊर्जा मिलेगा। मान लिया हम किसी वनस्पति को खाए तो उसका एनर्जी, कुल एनर्जी का हमको 10% मिलेगा, ठीक है। कोई जैसे आप ऐसे समझो ना, कोई शाकाहारी है, जैसे आप खाते हैं ना, जैसे आप मटन खाते हैं या फिर आप चिकन खाते हैं, कुछ भी मटने का उदाहरण लेते हैं, तो आप वो क्या खाता है? पेड़ पौधा खाया, तो पेड़ पौधा से वो उसका कुल एनर्जी का 10% गेन किया। अब वो जो एनर्जी लिया 10%, जो है ना, जो बकरी या पठरू जो लिया, अब जो पठरू लिया 10%, अब यदि आप उसको खाइएगा तो उसका कुल एनर्जी का केवल 10% आपके पास जाएगा, यानी ऊर्जा हमेशा क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। क्या हो जाएगा? घटते। ऐसे बोलते हैं लिंडमान का ऊर्जा का नियम, ठीक है। लिंडमान एक व्यक्ति है, लिंडमान देखो, हाँ ठीक है। तो हम लोग भारत जैसा थोड़े नाम होता है, मुकेश, सुरेश, महेश, दिनेश, ऐसा नाम नहीं मिलेगा, हाँ ठीक है। तो ये लिंडमान साहब ने दिया था, ठीक है। तो लिंडमान का 10% का नियम बोलते हैं, ऊर्जा का क्या होता है? घटते जाता है, ठीक है। आगे खत्म, चलिए तो आज के लिए इतना ही। तो इस है ना, तो इसके बाद हम लोग अगले जो मिलेंगे कौन सा नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन नंबर 70 की 72 नहीं 70 इसमें दो ऑप्शन है, दोनों ए और सी दोनों सही होगा, ठीक है। ए तो मारे ना, तो एक ही हो तो ठीक है, उसका सही बढ़ा लो तुम अपने से 4 नंबर, कोई बात नहीं, 5 नंबर बढ़ा लो, +5 कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। शांत रहो, थोड़ा सा शांत रहिए 2 मिनट। उसके बाद अब देखिए आज जो हो गया इसका डिस्कशन, इसके बाद हम लोग कल जीके जीएस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसके साइंस के बाद अगला हो जाएगा जीके जीएस, फिर मैथ रीजनिंग का भी आएगा, ठीक है। तो अब हम उनसे कहना चाहेंगे जो हमको ऑनलाइन देख रहे हैं, वो क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। और चैनल को लाइक भी करेंगे, ओके, थैंक यू।